अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। आ गया हूँ फिर से आप लोगों के लिए लेकर एपिसोड नंबर 19 ऑफ लम्ज़े इश्क। तो स्टार्ट करते हैं आज के हम अपनी एपिसोड। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो ना। ओके स्टार्टेड। जिले अब्रिश के कमरे में दाखिल हुई तो अंदर का मंजर देखकर हैरान रह गई थी। अब्रिश का दुपट्टा जमीन पर पड़ा था। तमाम ज्वेलरी अब्रिश ने नोच नोच कर उतार फेंकी थी। जिले को देखकर अब्रिश ने गुस्से से अपने माथे से बंदियां नोच कर जिले के कदमों में फेंकी थी। ये क्या बदतमीजी है अब्रिश। जिले गुस्से से चीखी। ये बदतमीजी है आपके नजदीक, और जो बाहिर जरान ने किया इसके बारे में आप क्या कहेंगी। अब्रिश जिले से भी ज्यादा ऊंची आवाज में चलाई थी। आहिस्ता बोलो अब्रिश, बाहर कितने मेहमान हैं, क्यों तमाशा बना रही है। और जिले नागवारी से बोली, अभी भी कोई तमाशा होना बाकी है। जरान ने बाहर क्या किया है, कुछ अंदाजा है आपको। अब्रिश गहरे सांस लेते हुए बोली। वो जरान का बेरहम जंगली अंदाज भूल नहीं पा रही थी। क्या तमाशा किया है इसने, तुम बताओ मुझे। इसने तुम्हें कुछ कहा है जो तुम इतना दोहरी एक्ट कर रही हो। जिले की बात सुनने अब्रिश ने भीगी निगाहों से जिले को देखा, जो अभी भी जरान की साइड ले रही थी। मम्मा, इसने अपने ही कजन को, अपनी बहन के शोर को जानवरों की तरह मारा पीटा है। आपने देखा, इसको अपने किसी रिश्ते का कोई लिहाज नहीं है। सबसे सब इससे कितना डरते हैं। किसी की इतनी अहमियत नहीं हुई इसे आगे बढ़कर रोक सके। वो उजड़ गुनवार नहीं, एक जंगली और वहशी इंसान भी है। अब्रिश अपने बाल नोचते हुए हलक के बल चीखी थी। अब्रिश, यकीनन इसमें गलती बाबर की होगी, इसलिए जरान ने इसे मारा होगा, वरना जरान बहुत सुलझा हुआ और अच्छा इंसान है। जिले ने अब्रिश की हालत देखते हुए इस पर नरमी से कहा। इसका पूरा जिस्म शिद्दत गरिया से कांप रहा था। वो गहरे गहरे सांस लेते मुश्किल ही खुद पर काबू पाए हुए थी। मम्मा, कोई भी इंसान गुस्से में अपनी असलियत जाहिर करता है, जो वो होता है। जरान एक मरतबा नहीं कई मरतबा आपको जाहिर कर चुका है कि जैसा वो असल में है। इसे किसी रिश्ते का लिहाज नहीं है। इसकी माँ तक इसके सामने बोल नहीं सकती। मम्मा, कुछ भी हो जाए मैं ये मंगनी नहीं करूंगी। मैं सारी उम्र उसका गुस्सा नहीं सहन कर सकती। मुझे तो इससे अजीब सा डर खौफ महसूस हो रहा है। अब्रिश ने जरान का गैज़ो इश्तियाल से सुरख चेहरा याद करके भीगे लहजे में कहा। अब्रिश, तुम होश में तो हो, तुम क्या कह रही हो। जिल ने आगे बढ़कर अब्रिश के बाजू पर अपनी सख्त गिरफ्त जमाई हुई बोली। होश में आ चुकी हूँ मम्मा। मैं आपकी खुदगर्जी के बैंड खुद को सारी उम्र के लिए सूली पर नहीं चढ़ा सकती। सारी उम्र आपने पापा की मार खाई है। अब मैं जरान के गुस्से की बैंड चढ़ते इसकी मार खाते हुए अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। अब्रिश ने अटल लहजे में अपना फैसला सुनाया। वो तुम्हें क्यों मारेगा अब्रिश। हर किसी को अपने बाप से कंपेयर करना छोड़ दो। जरान ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा पाशा था। जिल ने अब्रिश की कैफियत को समझती रसनाइयत से बोली। इसने बबर को क्यों मारा, बता सकती हैं आप। ऐसी क्या गलती इससे हो गई होगी कि जरान ने इसे यूं पागलों की तरह मारा। और अपने बाप से क्यों ना कंपेयर करूं जरान को। आप ही तो पापा के रवैये पर सबको यही समझाते थे कि वो गुस्से के तेज है, इसलिए वो गुस्से में ऐसा कर जाते हैं, वरना वो ऐसे नहीं है। जरान के बारे में भी आप यही कह रही हैं। क्या फर्क है पापा और जरान में, बताए मुझे। अब्रिश ने सुरख चेहरे के साथ तंग कर सवाल किया। अब्रिश, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, जो तुम्हें सही और गलत की पहचान नहीं हो रही। और जहां तक बात है खुदगर्जी की, खुदगर्ज में नहीं, खुदगर्जी तुम दिखा रही हो। तुम अपने बाप पर गई हो, इसकी तरह खुदगर्ज, जिसे सिर्फ अपनी खुशियों अपनी जात से खुदगर्जी है। मैं खुदगर्ज हूँ मामा। अब्रिश के भीगे लहजे में टूटे कांच की चनक नमूदार हुई थी। हाँ, तुम खुदगर्ज हो, जैसे किसी से कोई सरोकार नहीं। तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है, जिले ने स्पॉट लहजे में कहा। हमेशा आपकी तो बात मानी है। आपके और बहन भाइयों के अलावा मैंने तो कभी कुछ नहीं सोचा। फिर भी आप ये सच कुछ कह रही हैं। इस जरान की वजह से अब्रिश नम लहजे में बोलते सिसक पड़ी थी। हाँ, तुम खुद गर्ज हो। तुमने निकाह से इनकार करके मुझे सबके सामने शर्मिंदगी से दो चार किया। बाबा और जरान को भी कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, कुछ अंदाजा है तुम्हें। सबको दावतनामा तुम्हारे और जरान के निकाह का भेजा था। सुबह से बरादरी के लोग कितनी बातें कर रहे हैं, तुम्हें एहसास नहीं। अब तुम मंगनी से भी इनकार कर रही हो, जानती हो इसका क्या नतीजा निकलेगा। बाबा ये सब कुछ सहन नहीं कर सकेंगे। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगी। जो तुम्हारे दिल में आता है तुम करो अब्रिश। मैं भी अपने बाबा की कसम खाती हूँ, अगर तुम रस्म के लिए अगले 5 मिनट में बाहर ना आई तो तुम्हें कमरे में मेरे मरने की तला मिलेगी। इसे सिर्फ धमकी मत समझना, चाहे तो आजमा कर देख सकती हो। जिले अपनी बात मुकम्मल करते रुकी नहीं थी। जिले के जाने के बाद अब्रिश काफी देर तक पत्थर लिए तासरा लिए दीवार के साथ टेक लगाए खड़ी रही। अब्रिश ने गहरी सांस लेकर जमीन से ज्वेलरी उठाकर पहनी थी। सर पर दुपट्टा पेंस से दोबारा अटैच किया था। मिरर के सामने खड़े होकर गहरे सांस लिए थे। मिस्टर जरान खानजादा, आपके नाम की अंगूठी तो मैं पहन रही हूँ, मगर अब्रिश पाशा कभी भी खुद को आपकी मलकियत नहीं बनने देगी। ये वादा है मेरा खुद से। अब्रिश ने अपनी भीगी आंखें बेदर्दी से मसलते हुए बाहर की जानिब कदम बढ़ाए थे। तमाम मेहमानों के जाने के बाद मर्दान खाने की बड़ी सी बैठक में दरदीद खान, अरबत खान, समीउल्लाह खान, अरहम खान और जरान खान और बबर्क मौजूद थे।
मर्दान खाना की बैठक का माहौल काफी तनाव का शिकार था। समीउल्लाह खान ने खुशमगी निगाहों से जरान को घूर कर देखा था, जो इनके सामने वाले सोफे पर आराम के साथ ब्लैक शलवार कमीज पहने सर्द सुर्ख नजरों से अपनी घनी बियर्ड पर हाथ फेरते जमीन को देख रहा था। अरबत खान और दरीद खान भी तने हुए चेहरों के साथ जरान को ही घूर रहे थे। मर्दान खाने में मौजूद सबको ही जरान पर बेइंतहा गुस्सा था, जिसने मेहमानों का भी लिहाज नहीं किया था। एक सिर्फ अरहम खानजादा जो सर्द नजरें बबर्क पर गाड़े हुए था, जो अपने सरों और बाजू की ड्रेसिंग किए सोफे पर बैठा करा रहा था। अभी ने अरहम खानजादा को सब कुछ बता दिया था। ना सिर्फ बबर की आज की कारस्तानी बताई थी, ये भी बता दिया था कि इसे सीढ़ियों से बेरहमी से धक्का भी बबर्क ने दिया था। जो सुनते अरहम खानजादा का गुस्सा इश्तियाल बबर्क पर बढ़ता जा रहा था। बबर की तमाम हरकतों से वो खूबी वाकिफ था, इसलिए इसे जरान का ये एक्ट बिल्कुल गलत नहीं लगा था। जरान, मैं सोच सकता हूँ। जरान, मैं पूछ सकता हूँ, ऐसा क्या हो गया जो तुमने मेहमानों के सामने ये सब किया? समीउल्लाह खान की बाड़ा आवाज गूंजी थी। जरान समीउल्लाह की बात पर खामोशी से नजरें झुकाए बैठा रहा। कुछ पूछ रहे हैं बाबा, तुमसे जवाब दो। दरीद खान जरान को खामोश बैठा देखकर गिर थे। ये क्या बताएगा? हम बताते हैं आप सबको। हम अबीर के कमरे में सिर्फ इससे बात करने गया था। लाला ने हमको इधर देकर जंगलियों की तरह मारना शुरू कर दिया। अबीर हमारा बीवी है, क्या हमको इतना भी हक नहीं कि हम इससे दो घड़ी बात कर सके? खुद तो लाला अब्रिश के साथ इस्लामाबाद से इधर हवेली अकेले आ जाता है, निकाह के बगैर पता पता नहीं क्या करता फिरता है। हम अपनी बीवी के कमरे में भी नहीं जा सकता। जरान, जो बबर की बात पर सबका लिहाज करते गुस्से से अपनी मुठ्ठियां दबोचे हुए था, वो मजीद खुद पर काबू ना रख सकता था। वो गुस्से से बबर की तरफ बढ़ा। खबरदार, तुमने अपनी गंदी जुबान से ब्रिश का नाम भी लिया। इज्जत है वो मेरी, जुबान काट डालूंगा तुम्हारी अगर एक और बार इसका नाम लिया। जरान ने बबर की तरफ बढ़ते इसका गिरेबान पकड़ा था। तरीद खान और अरबत खान ने जरान के हाथों बबर का गिरेबान छुड़वाया। हम लोग इधर मौजूद हैं। जरान, क्या तुम सबका लिहाज भूल गए हो? समीउल्लाह सोफे से उठते गिरजे थे। जरान अपने इश्तियाल पर काबू पाए बबर को सुर्ख आंखों से घूरते सोफे पर बैठ गया, मगर गुस्से से अपनी मुठ्ठियां दबोची हुई थी। अरहाम ने जरान के कंधे पर हाथ रखकर इसे अपने गुस्से पर काबू पाने को कहा था। वो अरहाम की बात समझते सर हिला गया था। दाजी, हम कुछ नहीं जानता। हम आप अबीर की रुखसती कर दें। बहुत इंतजार कर लिया हमने, बबर का अपनी जख्मी बाजू का हाथ लगाते कराते हुए बोला, जहां फिर से शदीद दर्द उठा था। मुझे भी यही लगता है कि अब अबीर और बबर की रुखसती कर देनी चाहिए। समीउल्लाह खान ने जरान को घूरते हुए अपना फैसला सुनाया था। दाजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। अरहाम सोफे पर सीधा होते पुरसुकून लहजे में बोला। अरहाम, तुम मेरे फैसले के खिलाफ जाओगे? समीउल्लाह खान ने अरहाम को गजीली नजरों से देखा था। नहीं, मैं आपके फैसले के खिलाफ नहीं जा रहा, बल्कि आपको गलत फैसला करने से रोक रहा हूँ। अरहाम ने पहले से भी ज्यादा पुरसुकून लहजे में कहा। दरीद खान और अरबत खान की गजीली नजरों का रुख अब अरहाम खानजादा की तरफ हुआ था, जो काफी ठंडे और धीमे लहजे में बात करते मुस्कुरा रहा था। बबरक ने भी अरहम के अजीबो गरीब चेहरे के तासरात को देखते अपनी घनी मूछों पर हाथ फेरा था। बल्कि अरहम के चेहरे के तासरात देखते वो परेशान हुआ था। क्या कहना चाहते हो? खुलकर कहो। समीउल्लाह खामोशी से सोफे पर बैठे हुए बोले। अरहम ने अपनी कमीज की जेब से अपना मोबाइल निकालकर इसे अनलॉक करते कुछ स्क्रॉल किया था। दाजी, ये मेरे फ्लैट की सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें साफ देखा जा सकता है बबरक मेरे फ्लैट पर एक लड़की लेकर आया था। अरहाम ने मोबाइल समीउल्लाह खान की तरफ बढ़ाया। वीडियो देखते समीउल्लाह की आंखें गजब गजब से सुर्ख पड़ी थी। दाजी, बबरक ने पिछले हफ्ते मुझसे मेरे फ्लैट की चाबी मांगी थी कि इसे अपने कुछ दोस्तों को ठहराना है। मैंने इसे दे दी, मगर इसे ये मालूम नहीं था कि मेरे फ्लैट में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। ये तो लाउंज की वीडियो है, बेडरूम की वीडियो इस काबिल भी नहीं थी कि देखी जा सकती, वरना मैं जरूर दिखाता। अरहाम ने बबर को घूरते हुए एक एक लफ्ज छुपाया था। समीउल्लाह गुस्से से सुर्ख होते वो वीडियो देख रहे थे, जिसमें बबर के बेशर्मी के मुजाहरे साफ दिखाई दे रहे थे। मोबाइल समीउल्लाह खान से होता दरीद खान और अरबत खान के हाथों में पहुंचा था। अरबत खान ने वीडियो देखते बबर के मुंह पर जोरदार तमाचा थप्पड़ मार दिया था। जरान ने अब इत्मीनान से सोफे के साथ टेक लगाई थी। बबर को देखते जरान ने इस्तज़ाइया मुस्कुराहट इस पर उछाली थी। दाजी, बबर कितनी मरतबा जरान के फ्लैट में भी लड़कियां लेकर गया है, अपने दोस्तों के साथ वहां अय्याशी करता रहा है। अरहाम ने बबर को घूरते अपनी बात मुकम्मल की थी। अरहाम का भी बस नहीं चल रहा था कि बबर के सीने में अपने पिस्टल की सारियां गोलियां उतार दे। जी दाजी, मैंने आज इसे यही समझाने की कोशिश की थी कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। उल्टा ये मुझे धमकाने लगा कि वो भीड़ को सबकी नजरों में बदनाम कर देगा। यह भीड़ पर बहुत ही घटिया और गंदे इल्जामात लगा रहा था। मुझे गुस्सा आ गया और मेरा हाथ उठ गया। अपनी पाकबाज बहन पर मैं एक बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर इसने दोबारा कभी ऐसी बात की तो मैं इसे जान से मार डालूंगा। जरान गुस्से से गिड़ाया। अरबद खान ने यह सुनते बबर के मुंह पर एक और तमाचा जड़ दिया था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपनी बीवी पर घटिया इल्जाम लगाते हुए अरबद खान ने फूलती रगों के साथ कहा। बाबा,
तुम अब इस घटिया आदमी की झूठी बातों में आकर अपने बेटे पर हाथ उठाएगा। बबड़ मुंह पर हाथ रखते चीखा था। मैं किसी की बातों में नहीं आ रहा। तुम्हारी हरकतें मुझे बहुत से लोगों ने बताई हैं, मगर मैं खामोश रहा था। मुझे यकीन नहीं आता था कि हमारा खून इतना गंदा भी हो सकता है। मगर ये वीडियो मैंने अपनी आंखों से देखी है। तुम ये सब कुछ करता फिरता है। हमारा इज्जत, हमारा नाम खराब करने की हिम्मत कैसा हुआ तुम्हारा? अरबत खान फिर से बबर की तरफ बढ़ते तो दरीद खान ने रोका था। दाजी, मैं चाहता हूँ बबर अबीर को तलाक दे दे। बस जरान, बस। समीउल्लाह खान ने हाथ के इशारे से बात करने से रोका था। इस घर में अब एक और तलाक नहीं होगी। क्या चाहता है तुम? हम बरादरी में सर उठाने के काबिल ना रहे। हमारे खानदान में हम मर जाता है मगर तलाक नहीं होता। मर्द का बच्चा कभी भी तलाक नहीं देता अपनी औरत को, अपनी इज्जत को। समीउल्लाह खान ने अरहाम पर तंजिया नजर डाली थी। अरहाम ने गुस्से से सुर्ख होते अपने जबड़े बुरी तरह भेजे थे। लेकिन दाजी, जरा ने इंतहाजी लहजे में समीउल्लाह को पुकारा। अबीर की रुखसती तब तक नहीं होगी जब तक बबड़क अपनी हरकतें दुरुस्त नहीं कर लेता। मगर अबीर को किसी सूरत तलाक नहीं होगा, चाहे सारी उम्र इसका रुखसती ना हो। समीउल्लाह अपना फैसला सुनाते अपने कमरे की जानिब बढ़ गए थे। जरान बेबसी के एहसास से अपने जबड़े बेचते अपने एक हाथ का मुक्का बनाए दूसरी हथेली पर मार कर गया था। अब्रिश अपने कमरे पर बेड पर बैठी हुई थी। अभी थोड़ी देर पहले अमीना खानम ने इसे जरान के नाम की अंगूठी पहनाई थी। अब्रिश ने भीगी निगाहों से अंगूठी को देखते ही इसे उतारना चाहा था, मगर अंगूठी उतरने का नाम नहीं ले रही थी। इसने काफी बेरहमी से अंगूठी उतारने की कोशिश की। इस नतीजे में इसकी उंगली सुर्ख हो चुकी थी, मगर अंगूठी नहीं उतरी थी। अब्रिश ने बेबसी के एहसास से चेहरा हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो दी थी। जरान मर्दान खाने से गुस्से से निकलता अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि मर्दान खाने के लाउंज से बाहर बरामदे में बनी रीलिंग के पास खड़ी अबरिश को देखकर चूका था, जो रीलिंग पर हाथ जमाए हवेली के सरसब्ज बाग को देख रही थी। वो अभी तक मंगनी वाले लिबास में मलबूस थे। खुले सिल्की बाल कमर पर लहरा रहे थे। वो दुपट्टे के बगैर खुद से लापरवाह हुलिये में खड़ी थी। ज्वेलरी अभी तक इसने नहीं उतारी थी। जरान एक टक इस हसीन अप्सरा को देखे गया। वो इसकी सोच से भी ज्यादा हसीन लग रही थी। इसने ये लिबास अपनी मर्जी से इसके लिए खरीदा था। अरादा तो निकाह के बाद इस दुश्मन जहां के बेपनाह हुस्न को अपनी शिद्दत और बड़े लब से खराज तहसीन पेश करने का था, मगर इस जालिम हसीना की फजूल सी जिद ने इसके तमाम जज्बों और मानों पर पानी फेर दिया था। जरान के चेहरे पर यकदम नरम गरम जज्बात की जगह गुस्से की हिद्दत ने ली थी, क्योंकि गौर करने पर मालूम हुआ था कि मोहतरमा आंसू बहा रही हैं। वो बब्बर की वजह से वैसे ही शदीद इश्तियाल में था। अब्रिश को यहाँ खड़ा आंसू देखकर जरान के दिमाग की फड़कती रगे मजीद फड़क गई थी। वो अपनी अंगूठी बेदर्दी से उतारने हुए अपने होंठ बेदर्दी से कुचलते आंसू बहा रही थी। जरान एक ही जुस्त में अब्रिश की तरफ बढ़ा और अपनी शाल उतारने इसके गिर्द लिपट गया। अब्रिश ने जरान की शाल को अपने सीने से जिगरे भीगी आंखों से हैरानगी से जरान को देखा। सर्दी बहुत है, बीमार हो जाओगे। और जहां तुम खड़ी हो ये मर्दान खाना है, यहाँ बहुत से मुलाजिम है। कोई तुम्हें ऐसे बेपर्दा आंसू बहाते देख के कर लेगा तो क्या सोचेगा? अगर तुम्हारा शोक मनाने को इतना ही दिल कर रहा है तो अपने कमरे में मना लेती, यहाँ आने की क्या जरूरत है? जरान ने काटदार निगाहों से अब्रिश को देखने का कहा। पी पिंक मैक्सी में दुल्हन की तरह इसके सजे संवरने रूप ने जरान के दिल में बर्चियां सी उछला दी थी। वो पूरे हक से इसके सजे संवरने रूप पर अपनी मोहब्बत की मोहरें लगाना चाहता था, मगर इस बेरहम लड़के ने यह होने ना दिया। ठीक है, चली जाती हूँ यहाँ से। अब्रिश ने जरान को देखते हुए आहिस्तगी से कहते अपने कदम जरान खाने की तरफ बढ़ाए थे। इतनी फर्माबरदारी क्यों दिखा रही हो? ये फर्माबरदारी दाजी और फूफो की बात मानते हुए दिखाती तो आज ये सरदार बहुत हसीन होती। जरान ने तमसाकती निगाहों से देखते गहरा तंज किया। इसके हसीन रूप को देखते वो भड़बड़ अंदाज में तंदूर की मानंद जला था। ऐसा कोई भी रात आपके हिस्से में कभी नहीं आएगा। अब्रिश इसकी बात सुनते बुलबुलाते हुए इसकी तरफ बढ़ी थी। वो हमेशा इससे यही बात तो करता था, जिसे वो मोहब्बत का नाम दे देता था। वो इसकी मलकियत में आकर इसके हवस का निशाना ही तो नहीं बनना चाहती थी। जरान अब्रिश की बात सुनते मजीद सिलगा था। बब्बर की वजह से वो वैसे ही तपा हुआ था। ये लड़की से मजीद तपाते दहकता तंदूर बना चुकी थी। क्यों कर रही हो ये सब? क्यों बार बार मेरी मोहब्बत, मेरे जज्बातों का मजाक बनाती हो? क्या तुम सच में ज़हीम को चाहती हो? जरा ने अब्रिश को बाजू से पकड़ते अपने मुकाबल किया था। दिल में मचलते सवालों ने परेशान किया तो वो जुबान पर ले ही आया था। अब्रिश जरान की लहू छलकाती आंखों में इसके सर्द पथरीले तासरात देखकर घबराई थी। अपने बाजू पर इसकी वहशत गिरफ्त महसूस करते हुए अब्रिश का सर ना चाहते हुए भी नफी में हिला था। जानती थी इकरार में गर्दन हिलाने पर मुकाबिल इसे सख्त सजा देता। आज इसका जो जिलाद रूप देखा था वो इससे मजीद खौफजदा हो चुकी थी। जरान की नजरें अब्रिश के कपकपाते लब्बों पर थी। इससे निकलने वाले लफ्जों पर यह अब्रिश और इसके मुस्तकबिल का तयन था। नहीं तो अब्रिश के लब हल्की सी जंबिश में डहले थे। इसका सर नफी में हिलता देखकर इसके लब्बों से निकले लफ्जों ने जरान के जलते तपते दिल पर फुहार सी डाली थी। जरान ने बेकरारी में हाथ बढ़ाकर इसके मांग
टेके को छुआ जो कब से इसे अपनी तरफ खींच रहा था। अब्रिश ने सरसमेगी से पीछे होना चाहा तो जरान ने इसे अपने मजीद करीब किया था। जानती हो तुम जितनी खूबसूरत हो, इतनी बेरहम भी हो। अगर आज तुम ज़ईम का नाम अपने होठों से ले लेती तो कभी पलट कर तुम्हारी निगाह भी ना करता। मुझे तुम्हारा जिस्म ही नहीं बल्कि तुम्हारा दिल भी अपनी मलकियत में चाहिए। तुम्हारे दिल में किसी की भी चाहत हो तो ना तू दूर की बात, मुझे तुम्हारी ज़ुबान पर भी किसी गैर मर्द का नाम गवारा नहीं। ज़रान की आवाज़ अब्रिश के दहकते रूप के ज़ेरे असर बोझल और मदम हुई थी। अब्रिश इसका बोझल मदम लहजा सुनते बुरी तरह घबराई थी। रात की तन्हाई में इसे अब इस खानजादा से बहुत खौफ महसूस हुआ था, जिसका लहजा गमगीन और बोझल होने के साथ-साथ इसकी आंखें भी सुर्ख और बोझल महसूस हो रही थी। मगर अब तुमने अपने लिए खुद ही मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। मरते दम तक अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम पर सिर्फ मेरा हक है। तुम सिर्फ ज़रान खानज़ादा की हो। ज़रान इसके गुलाबी लिपस्टिक से सजे कटादार लब्बों पर अपनी गर्म नरम सांसें बिखेरते जज़्ब के आलम में बोला था। अब्रिश अपना बाजू इसके शिकंजे से छुड़वाते हुए मचली थी। इसके कानों में पहने बड़े-बड़े आवीज़े भी हिले थे, जिनमें लटकते मोतियों में ज़रान खानज़ादा का दिल भी उलझकर बुरी तरह धड़का था। सिल्की बालों हवा से लहराते इसके आर्ज को नरमी से छू रहे थे। ज़रान ने हाथ बढ़ाकर इसके सिल्की बालों की नरमाहट को छूना चाहा तो अब्रिश ने इसका हाथ झुटका था। ज़रान, पब प्लीज छोड़ो मुझे, कब कोई आ जाएगा। अब्रिश इसकी जज्बाती बेल लटाती मदहोश होती निगाहों से घबराते हुए बोली। ज़रान इसके इतने करीब आने पर इसका दिल कानों में बजने लगा था। गालों की सुर्खी बढ़ते हद तक इख्तियार कर गई थी। वो इसके निकाह में नहीं थी, मगर वो अपने नाम की अंगूठी पहनाकर इसे अजीब से एहसास में मुब्तला कर चुका था। इससे खौफजदा होने के बावजूद इसकी सहरंगेज बारह पर्सनैलिटी इसे अपने सैर में जगड़ रही थी, मगर इसका गजीला जनूबी रूप से इसे इसकी तरफ बढ़ने ही नहीं देता था। अजीब से दौड़ा था और वो खुद को खड़ा महसूस करती थी। दिल इसकी बातों और इसकी वजीब पर्सनैलिटी की तरफ खींचता था, मगर दिमाग इसे इस खानजादा से दूर रहने को कहता था, जो चट्टानों की तरह सख्त और खड़ा दर मालूम होता था, जिसके बोझ तले वो दब कर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। ज़रान ने इसकी आंखों में ठहरे नमकीन पानी पर गहरी नजरें जमाई थी। इसका गुलाबी दहकता चेहरा देखकर ज़रान के अनाबी लब मुस्कुराहट में डले थे। मुकाबिल की आंखें की आंसुओं की चादर की धुंध लाहट से इसे अपने अक्स में पूरी तरह दिखाई दिया तो दिल की धड़कनों का मदम रक्स ज़रान के कानों तक बखूबी पहुंचा था। अब्रिश, तुम्हारा दिल की धड़कनें मुझे क्यों सुनाई दे रही हैं? मेरी बातों से तुम्हारा चेहरा सुर्ख गुलाब क्यों हो रहा है? ज़रान ने इसकी झलमिलाती पलकों के रक्स को देखते हुए मधीम गमगीन आवाज में पूछा। आपको कब कोई गलतफहमी हुई है? ऐसा कुछ नहीं है। आप इस तरह की बातें करेंगे तो ये नेचुरल है। मम, मुझसे कभी किसी ने इस तरह की बातें नहीं की। अब्रिश ने ज़रान की आंखों में देखते टोटे लफ्जों से बेहद मासूमियत से कहा था। ज़रान इसके बाजू पर अपनी गिरफ्त नरम करते बेसाख्ता पीछे हुआ था। मुकाबले अपने हुस्न से इसे जेर करते कोई गुस्ताखी करने पर मजबूर कर रहा था। खुद से झूठ बोलते अपनी ही जज्बों से नजरें चुराते पहली दफा किसी को देखा है। ज़रान इसके गड़े पर तंजिया मुस्कुराया था। खुद पर इतना यकीन रखना भी पहली मर्तबा किसी को देखा है। आप खुद पसंदी के ज़ईम में मुब्तला हैं। आपको लगता है आपकी सरहंगेज पर्सनैलिटी मुझ पर अपना जादू चला सकती है, मगर ऐसी कोई बात नहीं। अब्रिश की बात पर ज़रान की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। वो अनजाने में इसकी पर्सनैलिटी की तारीफ कर चुकी थी। ज़रान, मेरे नजदीक ये मंगनी कोई हैसियत नहीं रखती। ये बात आप जितनी मर्जी कबूल कर लें बेहतर होगा। मैंने मम्मा की खातिर ये मंगनी की है। आप मेरी मजबूरी को मोहब्बत का नाम मत दे। मैं एक पल के लिए मान भी लूं कि आपको पसंद करती हूँ, मगर आपके और मेरी सोच में, मेरे माहौल में बहुत फर्क है, जैसे पापा और मम्मा की सोच में फर्क था। अगर मैं सोचूं गलती सिर्फ पापा की थी तो ये गलत होगा। इन्होंने मामा को अपनी मर्जी पर चलाने की कोशिश की, मगर मामा इनके मुताबिक एडजस्ट ना कर सकी। नतीजा मारपीट की सूरत में निकला था। वो दोनों मोहब्बत भूलकर सिर्फ अपने खसारे याद करते एक दूसरे से नफरत करते रहे। ज़रान को मुस्कुराते देखकर अब्रिश ने खुद पर काबू पाते काफी तहम्मुल से ज़रान को समझाने की कोशिश की थी। साथ ही अंगूठी उतारने की एक बार फिर से नाकाम साई की थी, जो उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। ज़रान इसकी बात से ज्यादा इसका एक्ट इसे जलते तवे पर खड़ा कर चुका था। वो चाहता था अब्रिश के तमाम डर और गलतफहमियां दूर करना, मगर इसे अंगूठी उतारते देखकर वो अपना इरादा मुलतवी कर चुका था। एक बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लो, मैं अपने जज्बों में सीधा और खड़ा हूँ। मैं दूसरों की तरह कंफ्यूजन का शिकार नहीं होता। मेरे दिल में जो है वही जुबान पर होता है। ना ही मैं खसारों के बारे में सोचता हूँ। तुम मेरी हो जाओगी। मेरे लिए कोई खसारा, कोई नुकसान मायने नहीं रखता। सीधे और आसान लफ्जों में तुम मैं वरान कर रहा हूँ। तुम ज़रान खानज़ादा की इज्जत बन चुकी हो। तुम्हारे हर कदम के साथ मेरी इज्जत, मेरे जज्बात जुड़े हैं, जिन्हें पमाल करने का भी सोचना मत, वरना मेरा और रूप देखोगी जो तुम सहन नहीं कर सकोगे। ज़रान ने इसके करीब होते इसे सख्त लहजे में वार्न किया था। अपनी तरफ से इसने अभी भी काफी नरमी से बात की थी, वरना जितना वो तपा हुआ था वो अपना गुस्सा वैसे ही किसी पर निकालने के लिए बेताब हो रहा था। अब्रिश अपनी हरकतों और बातों से इसके खोलने दिमाग को मजीद भड़का रही थी। आपका रूप वही है जो मैंने हर बाहिर देखा।
जालिम बेरहम अब्रिश जरान के करीब होने पर अपने बेकदम बेसाख्ती में पीछे को बढ़ा गई थी। बिल्कुल यही रूप है जो जैसा डिजर्व करता है, मैं इसके साथ वैसा ही सलूक करता हूँ। वो तो कुछ भी नहीं था, मेरा बस चलता तो मैं इसे कत्ल कर देता। जरान ने अब्रिश की आंखों में ठहरी सराहमी को बखौर देखते कहा था। वो इससे डर रही थी, इसे अब समझ आया था। इसकी आंखों में ठहरा डर देखकर जरान खानज़ादा का दिल पहलू में डूबकर उभरा था। वो इसे ऐसे डरी सहमी काफी अट्रैक्ट कर रही थी। मैं अब जैसे बेरहम इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। मम, मुझे अपने लिए सॉफ्ट स्पोकन केयरिंग लाइफ पार्टनर चाहिए था। मैं आपके साथ आगे नहीं चल सकती, प्लीज जरान आप मुझे छोड़ दें। अब्रिश की भीगी आंखों में इल्तिजा थी। जरान का सर्द बर्फीला लहजा सुनते अब्रिश का लहजा शदीद भीगा था। जरान इसके दिल में छुपे तमाम डर और खौफ लम्हों में जान चुका था। जरान के नाभी लबों पर अब मध्यम से मुस्कान रखसा थी। वो इसे जंगली बिल्ली समझता था, मगर वो तो भीगी बिल्ली निकली थी। अब्रिश के गुरेज और इनकार की वजह से सब कुछ वो अच्छी तरह समझ चुका था। सामने खड़ी पागल लड़की इंतहा नहीं समझती थी, इतना नहीं समझते थे वो केयरिंग लाइफ पार्टनर चाहती थी। वो तो इससे इश्क करता था। वो इस बेवकूफ लड़की का अभी डर खौफ दूर करने का इरादा नहीं रखता था। इसकी आंखों में ठहरा डर इसे कितना हसीन बना रहा था, ये कोई जरान खानजादा से पूछता। जरान ने गहरी सांस भरते एक नजर बरामदे से नजर आते सरसब्ज लाउंज को देखा था। दूसरे ही लम्हे वो अब्रिश का हाथ पकड़े मर्दान खाने के लाउंज में गिलास डोर से अंदर दाखिल हुआ और एक तरफ बने पिलर के करीब आया, जहां इन दोनों पर किसी की नजर ना पड़ सके। अब्रिश इसके मजबूत हाथों की गिरफ्त में इसके साथ खींची चली आई थी। जरान ने पिलर के करीब आते ही इसे पिलर से लगाया तो अब्रिश नासमझी की कैफियत और सलाइमिंगी से पीछे को होती पिलर में जा समाई थी। वो जितनी भी बहादुर बनने की कोशिश करे, मगर इस पागल खान से बहुत डरती थी, जो आज इसका वैशी रूप देखा था। वो इसके दिल में इसका खौफ मजीद बढ़ा चुका था। ऊपर से इसके बेपाकपन से इसके रहे से ओसान भी खत्म हो जाते थे। वो अभी से पिलर से लगाए इसके चेहरे को गहरी गहरी नजरों से देख रहा था। वो इसकी नजरों की तपश से घबराते हुए पिलर की दूसरी साइड पर खिसकी थी। जरान ने मुस्कुराहट दुबाई इसे किलाई से जकड़े अपनी तरफ किया। अब्रिश इसके सीने से टकराती टकराती बची थी। अब्रिश ने घबराते हुए जरान के शामिल मजीद अच्छी तरह खुद पर लिपटी थी, शाल खुद पर लिपटी थी। जरान इसकी अदाओं का मजीद दीवाना हो रहा था। जरान की आंखें इस जालिम बेवकूफ हसीना के दो आताशा डेरे सहमे रूप को देखते बोझल हुई थी। तुम मेरी हो चुकी हो अब्रिश, तुम्हें छोड़ दूं ये मुमकिन नहीं है। तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो, तुम्हें मेरे निकाह में आने के बाद पता चल जाएगा। इस वक्त तक मुझे लगता है तुम्हारी इन हसीन आंखों को मेरे लिए यह खौफ ही रहे तो अच्छा है, जो तुम्हारी जिद को तोड़ने में काम आएगी। जरान ने अब्रिश की भीगी आंखों में ठहरे खौफ को देखकर सर्द लहजे में कहा। वो अब्रिश पर नरमी दिखाकर इसे बेखौफ नहीं करना चाहता था। इतना तो समझ चुका था कि वो इसकी जिद में कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। वो डरपोक थी, मगर साथ साथ थोड़ी जिद्दी भी थी। इस जिद को वो निकाह होने तक काबू में रखना चाहता था। निकाह के बाद वो इसकी मलकियत में इसकी दस्तरस में आ जाती तो वो अपनी मोहब्बत और थोड़ी सख्ती से इसे काबू कर सकता था, मगर अभी ये नामुमकिन था। आप मुझे डरा रहे हैं? अब्रिश ने पिलर से लगे बेयकीनी से पूछा था। नहीं, तो मैं समझा रहा हूँ अब्रिश, अपनी जिद में इस हद तक की जाना जितना मैं बर्दाश्त कर सकूं। तुम मेरी मंगेतर बनकर मेरे निकाह में भी आ जाओगी। यह मंगनी की अंगूठी पहनकर तुम खुद को मेरे नाम कर चुकी हो, इसे उतारने का सोचना भी मत। जरान इसकी हन्नी की तरह सहमी आंखों में देखते हुए बोला। जरान, ये मंगनी मैम नहीं, मेरा मतलब ये सिर्फ मंगनी है, न निकाह तो नहीं है जो अब मुझ पर ऐसे हक जता रहे हैं। हमारे यहाँ मंगनी का मतलब भी निकाह होता है। तुम्हारे नजदीक ये सिर्फ मंगनी होगी जिसे तुम तोड़ सको, मगर मेरे नजदीक ये निकाह ही है। तुम मेरी इज्जत मेरी मंगेतर बन चुकी हो। जरान अब्रिश की बात काटते तीर लहजे में बोला था। आपकी नजर में मंगनी निकाह की हैसियत रखती होगी, मगर मेरी नजर में ये मंगनी कोई हैसियत नहीं रखती। अब्रिश ने जरान की सर्द सुर्ख आंखों में देखते हुए तंग कर जवाब दिया। इसका बिला वजह धुआं बड़ा लहजा अब्रिश को भी गुस्से में मुब्तला कर चुका था। इस रोब और इसके हक मलकियत जताने की वजह से इसके निकाह से इनकार किया था, मगर वो तो मंगनी को ही निकाह कह रहा था। लगता है तुम्हारी समायतें खराब है, जो तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। अब मेरी इज्जत बन चुकी हो, मेरी हो चुकी हो। यकीन नहीं आता तो ये अंगूठी उतार कर दिखाओ। जरान ने अब्रिश का हाथ थामते इस्तज़ाइया लहजे में कहा। आपने ये जानबूझकर ऐसी रिंग बनवाई है जो मैं उतार ना सकूं। अब्रिश ने हंसते हुए बेयकीनी से कहा। बिल्कुल, अब चाहकर भी तुम ये अंगूठी उतार नहीं सकोगी। ये अंगूठी तुम्हें पल पल एहसास दिलाएगी कि तुम जरान खानजादा की हो चुकी हो। जरान गहरा मुस्कुराया था। अब्रिश ने जरान को एक नजर देखते गुस्से से अपनी उंगली से अंगूठी उतारने की कोशिश की, मगर वो अंगूठी उतारने में नाकाम थी। अब्रिश, मैंने तुम्हारे बारे में एक अंदाजा लगाया है। तुम वही सोचती हो जो तुम्हें ठीक लगता है, यानी तुम जिद्दी, अड़ियल और खुद सर लड़की हो। यकीनन यहाँ से जाने के बाद तुम कुछ ना कुछ करने का इरादा रखती हो, इसलिए तुमने निकाह की जगह ये मंगनी की है। ऐसा कुछ करना मत जो तुम्हारे साथ मुझे भी हर्ट हर्ट करे। जरान ने इसे उंगली उठाए सर्द लहजे में तंबिया की थी। वो इसके धमकाने के बावजूद भी अंगूठी उतार रही थी। जरान मुश्किल ही अब खुद पर काबू पाए हुए था।
न चाहते हुए भी इसका लहजा बहुत सख्त हुआ था। वो मजीद इस बेवकूफ लड़की के साथ नरमी नहीं बरत सकता था। क्या कहना चाहते हैं आप? मम, मेरा ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं है। अब्रिश इसका सख्त लहजा महसूस करते आहिस्तगी से बोली। अब्रिश, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में इस इनके लिए कुछ नहीं है, मगर वो ठीक इंसान नहीं है। वो अपने किसी भी मकसद के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता है, तो दूर रहना इससे। मुझे तुम्हारे इससे मिलना जुलना पसंद नहीं है। जरान ने इससे सर्द स्पॉट लहजे में इसे तंबिया की थी। जरान, भूले मत, हमारी मंगनी हुई। आप मुझ पर ऐसा कोई हक नहीं रखते मुझे रोक सके। ये हक तब जताइएगा जब आप मुझसे निकाह करेंगे। अबड़ी जरान की बात सुनते भड़क हुई उठी थी। सारा डर सा, सारा खौफ दूर जा सोया था। जरान की ये बात इसे सोई की तरह चुभी थी। आप मर्द औरत की जबान किसी से गैर मर्द का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते, मगर बड़ी आसानी से औरत का नाम किसी भी मर्द से जोड़कर अपनी शिद्दत पसंदी और पॉसेसिवनेस का नाम देते हैं। अब्रिश ने तलखी से कहा, मैंने तुम्हारा नाम किसी के साथ नहीं जोड़ा। जरान ने अब्रिश की बात पर लब बेचते थे। वो इसकी बात का हमेशा की तरह गलत मतलब निकाल चुकी थी। तो फिर ये सब क्या है? जब मैं बता चुकी हूँ मेरा ज़ईम से कोई तल्लुक नहीं, फिर किस बात का आपको डर है? वो क्यों मुझे रोक रहे हैं? एक बात याद रखिएगा मिस्टर जरान खानज़ादा, मैं दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर नहीं चलाती, ना ही मर्दों का सहारा लेती हूँ। आपसे जान छुड़वाने के बाद और भी बहुत से तरीके हैं मेरे पास। अब्रिश ने भड़कते लहजे में कहा। अब्रिश, मेरी बात का तुम गलत मतलब ले रही हो। ज़ईम के साथ तुम्हारा नाम मैंने नहीं, तुमने खुद कल जोड़ा था। मैंने वो सब सुनकर भी तुम पर एतबार किया था। मैं तुम्हारे बारे में शिद्दत पसंद जरूर हूँ, मगर इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम पर इतबार ना करूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम्हें कोई भी बुरी नजरों से ना देखे। मेरी बात सुनो, दूर रहना इस ज़ईम से। वो अच्छा इंसान नहीं है। अगर गलती से भी तुमने इसे हर्ट किया या फिर तुमने इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, मैं इसे कत्ल करने में पल नहीं लगाऊंगा। जरान ने नरमी से कहते उंगली से इसकी पलकों में ठहरी शबनम चब्बी थी चुनी थी। जरान के हक जताने पर इसकी आंखें भीगी थी। इसे जरान का ऐसे हक जताना पसंद नहीं आया था। मुझ पर आपका ऐसा कोई हक नहीं है जो आप मुझ पर पाबंदियां लगाएं। जरान के नरम लहजे पर वो मजीद भड़क उठी थी। कभी सर्द कभी नरम, इसे धूप छाऊं जैसा हमसफर नहीं चाहिए था। मेरी बात के खिलाफ जाकर देख लेना, तुम्हें तब समझ आ जाएगी मैं तुम पर अपना कितना हक रखता हूँ। बल्कि मैं अब चाहूंगा तुम मेरी बात के खिलाफ जाओ, ताकि तुम्हें मैं बता सकूं तुम पर कितना हक है। जरान ने अब्रिश का एक ही रट पर अपना गुस्सा दबाना सीखा था, इसलिए सरदर्दाज में इसे वार्न किया। ठीक है, मैं भी देखूंगी आखिर आप क्या करते हैं और किस हद तक जाते हैं। अब्रिश तलखी से कहती भागते हुए जनान खाना की तरफ बढ़ी थी। जरान गुस्से और इश्तियाल से अपने मुंह पर हाथ फेर कर रह गया था। अरहाम कमरे में आया तो वो सोफे पर अपने निकाह वाले ड्रेस में मलबूस थी। अरहाम इसे दोबारा से फटे हुए लिबास में देकर अपने जबड़े बुरी तरह बेच गया था। वो लिबास बड़े ही बेढंगे तरीके से इसने कंधे और गले से सिलाई किया हुआ था। वो इसे इग्नोर करते ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ने लगा, मगर इसकी दबी दबी सिसकियां सुनकर अरहाम के बारी होते आसाब मजीद भारी हुए थे। मंगनी में बरादरी के मेहमानों की अजीबो गरीब तंजिया नजरें खुद पर महसूस करके वो वैसे ही काफी मुश्तअल थी। रही सही कसर समीउल्लाह खान ने सबके दरमियान इसे ताना देकर पूरी कर दी थी। अरहाम अपने जबत पर कंट्रोल खोते इसकी तरफ बढ़ा। हूड़ अरहाम को खुद की तरफ बढ़ता देखकर जल्दी से सोफे से उठती खड़ी हुई थी। अरहाम के कहर बंद नजरों से खाइफ होते अपना दुपट्टा सर पर ओढ़ा था। अरहाम ने हूड़ को दोनों कंधों से थामकर अपने मुकाबिल किया। क्या चाहती हो तुम? क्यों मुझे मजबूर करती हो कि मैं अपना सारा गुस्सा तुम पर उतार कर तुम्हारी खाल तुम्हारे जिस्म से खींच कर अलग कर दूं? अरहाम ने इसके कंधों पर दबाव डालते गिराया। हूड़ की आंखों में शदीद खौफ आन ठहराया था। क्या वो सच में ऐसा कर सकता है? हूर के दरकते दिल ने सवाल किया था। हाँ, वो कर सकता है। इतना जालिम बेरहम तो ये सफाक इंसान जो जितना खुद पर और वजी था, इसके कहीं ज्यादा सफाक और जालिम। हूर ने इसके सर्द सुरख सपाट लहजे चेहरे को देखते हुए सोचा, ऐसा क्या जालिम हो गया है तुम पर? ऐसा क्या जुल्म हो गया तुम पर जो तुम्हारा माथा भी खत्म नहीं हो रहा? मैंने जबरदस्ती तुमसे निकाह नहीं किया, बोलो जवाब दो। आराम ने हूड़ की भीगी आंखों में देखकर सिलकते लहजे सर्द लहजे में सवाल किया। नहीं, हूड़ ने लड़ते लब्बों के साथ नफी में सर हिलाया। मैंने तुम्हारे साथ रास्ते में जबरदस्ती की, तुम्हें जबरदस्ती अपने घर लाया। अड़हम के कहरबाद लहजे ने एक और सवाल दागा। नहीं की, नहीं जबरदस्ती घर लाए। हूड़ ने टूटे लफ्जों से बोलते अपनी आंखें मीची थी। आंखें खोलो। अरहम शेर सी गड़ाहट लिए गर्जा उठा था। ऊंट ने जुट से आंखें खोली थी। मैंने गाड़ी में या रास्ते में कहीं तुम पर बुरी नजर डाली, तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाकर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत किया? अरहम के एक और सवाल पर हुरसन नफी में हालात सिसक पड़ी थी। कम उम्र हो तुम, मानता हूँ बहुत नाजुक भी हो, मगर मासूम तो नहीं हो। समझती हो तुम सब कुछ। ये रोकर किसकी हमदर्दियां हासिल करना चाहती हो? अरहम इसके बहते आंसुओं पर नजरें गारते शोला बार लहजे में दाड़ा। हून ने सर नफी में हिलाते जल्दी से अपने शफाफ अर्ज पर बैठते आंसू अपने दोनों हथेलियों से साफ किए। जितनी तुम खूबसूरत हो, यकीनन तुमने बहुत सी गंदी हवस परस्त नजरें खुद पर महसूस की होंगी। इस दिन भी तुमने अपनी इज्जत ही बचाकर ही भाग रही थी ना? बोलो जवाब दो। आराम ने इसके बालों को अपनी सख्त गिरफ्त में लेते अब की बार आंच देते लहजे में सवाल किया।
वो इसकी मासूमियत बड़े ढोंड में नहीं आ सकता था। इसकी हरकतें मासूम थी, मगर वो थी तो वो शातिर चाले चालने वाली बेरहम औरत। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो आपसे कहा वो सच है। मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए मैंने ये सब किया ताकि आपकी सूरत में मुझे महफूज पनाहगाह मिल जाए, मुझे दर बदर भटकना ना पड़े। उन्होंने आराम की आंखों में आंखें डालते मजबूत लहजे में कहा। आराम ने इसके मजबूत लहजे और बिना अटके बोले पर इस्तजाइया मुस्कुरा गया था। झूठ बोलते हुए इसका लहजा हमेशा ही ऐसे ही मजबूत होता था, मगर ये आंखें आज भी इसके लफ्जों के साथ नहीं दे रही थी। अरहम का दिल किया था कि इसकी आंखें नोच डाले। तो मिल गई तुम्हें मजबूत पनाहगाह, तो रोना किस बात का? यहाँ से भागने का क्यों सोच रही थी? बोलो, जवाब दो। आराम की गिरफ्त इसके बालों पर पड़ी थी। मम, मुझे नहीं पता था आप इतने जालिम निकलेंगे, मेरे साथ वो सब कुछ करेंगे। मुझे पता होता तो आप इतने वहशी होंगे, मैं इस रात इस सड़क पर मर जाती, कभी भी आपकी मदद ना लेती। उन्होंने अपने बाल छुड़वाते दर्द से कड़ाते हुए जवाब दिया। आराम की लम्हा लम्हा इसकी बालों पर गिरफ्त बढ़ती जा रही थी। दर्द की इंतहा पर हुड़ बुलबुलाते हुए चीख पड़ी थी। जालिम हूं मैं। हैरत है, ऐसा क्या जुल्म कर दिया मैंने तुम पर, जो तुमने मेरे निगाह में आने के बारे में सोचा था? क्या तुम्हें मियां बीवी बीवी के रिलेशन के बारे में कुछ नहीं पता था? अडाम ने इसकी आंखों में देखते बर्फीले लहजे में इस्तफार किया। हून ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया था। वो सिर्फ जालिम बेमहर सफाक इंसान की आंखों में देख कर रह गई थी। जब सब मालूम था तो ये ववीला क्यों, ये आंसू क्यों? हूर की खामोशी पर अराम ने इसके बालों को जोर से झटका देकर छोड़ा दिया तो वो गिरते गिरते बची थी। हूर ने गहरे सांस भरते अपने आंसू बेरहमी से साफ किए। इसने तहैया किया था कि वो अब मजीद इस सितमगढ़ के सामने आंसू नहीं बहाएगी। तुम इस कमरे में मेरी बीवी की हैसियत से मौजूद हो। आज मोड़े ने तुम्हें मेरी बीवी की हैसियत से सबसे तारुफ करवाया, तुम्हें एक बहू की हैसियत से इज्जत दी। किस बात का तुम्हें रोना आ रहा है, जो तुम्हें आंसू खत्म होने का नाम नहीं लेते? आराम ने इसे दोनों कंधों से थामे झंझुड़क गया था। इंसान हूं मैं, मुझे भी दर्द होता है। आपकी दी हुई जिल्लत और जख्मों पर भी मुझे आंसू बहाने का कोई हक नहीं है क्या? खून ने जख्मी लहजे में चटकते हुए सवाल किया था। वो दर्द देकर भी कैसे अनजान बन सकता था? जिल्लत। अरहम ये लफ्ज दोहराते इस्तज़ाइया हंसा था। जिल्लत क्या होती है मुझसे पूछो। आज तुम्हारी वजह से मैं अपनी ही बरादरी में सर उठाने के काबिल नहीं रहा। दूसरी शादी करना गलत नहीं था, मगर नाजायज रिश्ता बनाकर दूसरी शादी करना गलत ही नहीं, जिना के जमजरे में आता है। तुमने मुझे जानी बना दिया। अरहम की बात पर हूड की नजरें शर्मिंदगी से झुकी थी। जख्म क्या होते हैं, ये मेरी बहन से पूछो, जो बिना किसी कसूर के इन सब के बीच आ गई। सब रिश्तों के होते हुए भी बेसाहिबान होना कैसे किसे कहते हैं, मेरी बेटी से पूछो। परीजे के जिक्र पर अरहम की सर्द सुर्ख आंखों में मजीद सुर्खी छलकी थी। मेरी बेटी कहाँ है? मुझे कुछ पता नहीं। 5 साल की है वो, बहुत मासूम, हर चीज से अनजान। मेरे बगैर 2 दिन इसे रहना पड़ता था। इसकी जान पर बन आती थी। मैं हफ्ते में 2 बार सिर्फ अपने परिचय की वजह से इतना लंबा सफर करके हवेली आता था। इसे अपने पास इसलिए नहीं रख सकता था क्योंकि मैं चाहता था कि इसे यहाँ हर रिश्ते का प्यार मिले, मगर आज वो अपने हर रिश्ते से दूर पता नहीं कहाँ है। और हम कड़ब से बोलते इसे सोफे पर धकेलते ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया था। अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो ना, आप लोगों के लिए एक और एपिसोड पढ़ने लगा हूँ। इतनी मेहनत से पढ़ता हूँ, इतना तो हक बनता है मेरा प्यारो। इससे थोड़ी देर पहले दरियाब का फोन आया था कि इसकी मालूमात के मुताबिक बिकअप प्रीजे को आउट ऑफ कंट्री भेज दिया गया। और हम ये सुनकर बहुत परेशान हो गया था। तकलीफ की बात यह थी कि गुल इधर ही मौजूद थी। इसकी छोटी सी मासूम बेटी को अकेले ही आउट ऑफ कंट्री भेज दिया गया था। वो बाप से तो दूर थी ही, अम्मा से भी दूर हो गई है। बेबसी का एहसास ये था कि वो कुछ नहीं कर सकता था। जो इसकी बेटी को इतनी दूर भेज सकते थे वो प्रीजे को नुकसान भी पहुंचा सकते थे। गुल इंतकाम में कितनी अंधी हो सकती है। वो इसको अपने पेट में बच्चे को मारने से ही अंदाजा लगा चुका था। अरहाम ने ड्रेसिंग रूम में दाखिल होते ही अपनी लोड पिस्टल अपने ड्रार से निकालकर अपनी जेब में डाली थी। आज रात इसका शाहनवाज को अगवा करने का इरादा था, ताकि इससे उगलवाया जा सके कि परिजे कहाँ है। दरियाब के मना करने के बावजूद भी वो गुस्से से पागल हो रहा था। वो अपनी बेटी से मजीद दूर नहीं रह सकता था, इसलिए इसे शाहनवाज या परी गुल का कत्ल भी करना पड़े तो वो पीछे ना हटता। अरहाम अपनी पिस्टल जेब में डाले और गर्म शाल ओढ़े बाहर आया। इसकी नजरें बेख्तियार सोफे की तरफ उठी थी। वो होशो खड़त से बेगाना सोफे पर आड़ी तरजीब बैठी थी। हूर का साकत वजूद देखते वो बेख्तियार इसकी तरफ बढ़ा था। हूर के अंगूठे की पट्टी खुल चुकी थी, जख्मी अंगूठे से खून रस रहा था। अरहाम ने इसका हाथ पकड़ते इसका जख्म का मायना किया, जो काफी हद तक खराब हो चुका था। अंगूठा 2 हिस्सों में तकसीम होता नजर आ रहा था। अरहाम इसके जख्म को देखता वाकई में परेशान हुआ था। अरहाम ने अपनी शाल अच्छी तरह हूर के वजूद के गिर्द लिपटी थी। इसे बाहों में उठाए बाइट की जानिब बढ़ा। हुड के साकत वजूद को अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर डाला और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठते गाड़ी स्टार्ट की। अरहाम ने गाड़ी की पिछली सीट का दरवाजा खोलते बहुत एहतियात से हुड के साकत वजूद को अपनी बाहों में बढ़ते बाहर निकाला था।
वो हूड को वहां के नजदीकी क्लिनिक और हॉस्पिटल नहीं लेकर गया था। वहां इस टाइम फीमेल डॉक्टर अवेलेबल नहीं थी। हूड की कंडीशन के बायस वो इसका मेल डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाना चाहता था, इसलिए वो इसे अपने एक दोस्त की वाइफ से क्लिनिक ले आया था, जो कि बहुत मरूफ और बहुत बड़ा था। वो इसलिए क्लिनिक में दाखिल हुआ तो इसे देखते ही एक फीमेल नर्स इसकी तरफ बढ़ी थी। वो अपनी सीनियर डॉक्टर के कहने पर बाहर ही इनका इंतजार कर रही थी। वो नर्स की हमराही में हूड के लिए प्राइवेट रूम में दाखिल हुआ था। हूड को बेड पर एहतियात से लटाने के बाद वो लबेन से इसे देखने लगा, जो पिछले 3 घंटों से होश में नहीं आई थी। वो अब इसकी कंडीशन देखते हुए परेशान हुआ था। वो बेड के पास खड़ा इसे देख रहा था कि दरवाजा नॉक करते डॉक्टर माहम अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम अरहाम, कैसे हैं आप? डॉक्टर माहम अरहाम को देखते खुशगवारी से मुस्कुराई। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? अरहाम ने संजीदगी से जवाब दिया। मुझे मनान की कॉल आई थी कि आपने अपनी वाइफ का चेकअप करवाना है, क्या हुआ है इन्हें? डॉक्टर माहम बोलते हुए हूड की तरफ बढ़ी। हूड के जख्मी अंगूठे का मायना करने लगी, जो बहुत बुरी कंडीशन में था। अरहाम फोन बेल पर एक्सक्यूज करते हुए बाहर की जानिब बढ़ गया था। आराम, आपकी वाइफ की कंडीशन अब बहुत बेहतर है, इनके अंगूठे का जख्म बहुत गहरा था, इसलिए स्टिचेस लगाने पड़े। डॉक्टर माहम ने अपने सामने बैठे हुए अरहाम खानजदा से कहा। अरहाम इस वक्त डॉक्टर माहम के रूम में बैठा हुआ था। हूड का ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर माहम ने अरहाम को अपने कमरे में बुलवाया था। अरहाम को फोन में मसरूफ देखकर डॉक्टर माहम लब बेच गई थे। इसे अपने सामने बैठे इस वजीब बाब शानदार सरहंगेज पर्सनैलिटी वाले मगरूर इंसान पर बहुत गुस्सा आया था, जो इसके नजदीक बहुत बेहस वाकया हुआ था, जिसे अपनी बीवी की तबीयत से कोई सरोकार ना था। वो बेध्यानी में इसकी बातें सुन रहा था, बल्कि इसकी पूरी तवज्जो फोन की तरफ थी। आज से पहले वो अरहाम की सरहंगेज ड्रेसिंग पर्सनैलिटी से बहुत मुतासर थी, मगर हूड की हालत देखते वो अरहाम खानजादा से काफी हद तक मुंतकिर हो चुकी थी, मतलब नाराज हो चुकी थी। वो हूड को देखकर बहुत परेशान हो गई थी और अरहाम को बहुत अरसे से जानती थी। ये भी जानती थी कि अरहाम की एक 5 साल की बेटी थी। हूड को देखकर इसे अंदाजा हो चुका था कि हूड बहुत कम उम्र है। हूड के बदन पर फटा हुआ लिबास गहरी शिद्दतों के बेरहम निशान देखकर वो बहुत परेशान हुई थी। इसने मन्नान को कॉल करके अच्छी खासी सुनाई थी कि अरहाम खानजादा से पूछे इस लड़की के साथ इसका क्या ताल्लुक है, इसके अंगूठे के जख्म के साथ इतनी लापरवाही क्यों बरती है। मगर मन्नान फोन पर मना कर रह गया था। वो कैसे इससे इसकी बीवी के बारे में कोई बात पूछ सकता था। इसे भी मना किया था कि वो अरहाम खानजादा से ऐसी वैसी कोई बात ना करे। मगर डॉक्टर माहम बहुत बेचैन हो रही थी ये जानने के लिए इतनी खूबसूरत लड़की से अरहाम कब कैसे मिला। क्या इसने हूड की खूबसूरती देखकर अपनी बीवी को धोखा दिया, या वजह कुछ और है? अरहाम आपने दूसरी शादी कर ली है? आई नो ये क्वेश्चन थोड़ा पर्सनल है, मगर मुझे मनान ने बताया था कि आपने अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे। डॉक्टर माहम ने हिचकिचाते हुए पूछा। आई थिंक मुझे घर चलना चाहिए, हूड का ट्रीटमेंट मुकम्मल हो गया है, मुझे एक जरूरी काम भी है। अरहाम मोबाइल में कुछ टाइप करते संजीदगी से बोला। अभी नहीं, ड्रिप लगी है, वो जैसे खत्म होगी तो आप घर चल सकते हैं, डॉक्टर माहम ने सुरख चेहरे के साथ संजीदगी से कहा था। अरहाम मोबाइल से एक नंबर डायल करते हुए इसे कान से लगाए कमरे से बाहर निकल गया था। डॉक्टर माहम गहरी सांस भरती अपने काम करने लगी थी। अरहाम के कमरे में दाखिल होने पर वुड मुश्किल ही उठकर बैठी थी। अरहाम आहिस्तगी से चलता इसके करीब आया। उठो, हवेली चलना है, अरहाम ने इसे एक नजर देखते हुए सर्द लहजे में कहा। हूड ने अरहाम की शाल अपने गिरद अच्छी तरह लिपटे हुए देखकर अपने खुले बालों का जूड़ा बना लिया था। अंगूठे में से टीचीज लगने की वजह से खिंचाव पड़ रहा था। इसने बहुत मुश्किल से ही अपने बाल लिपटे थे, जो फिर से खुलकर इसके कमर पर बिखर चुके थे। एक हाथ के सहारे से वो बेड को थामे आहिस्तगी से उठी थी। नफाकत से अभी भी कमजोरी महसूस हो रही थी। बेड से उतरते ही हूड ने अपने जूतों की तलाश में नजर दुराई। क्या ढूंढ रही हो? अरहाम ने हूड को बेड के पास ही जुमे देखकर संजीदगी से पूछा। मेरे जूते। अरहाम ने अरहाम को सवालिया निगाहों से देखते आहिस्तगी से पूछा। जूते नहीं है, ऐसे ही चलो, गाड़ी तक ही तो चलना है, अरहाम सर्द आवाज में कहता दरवाजे की जानिब बढ़ गया। अरहाम की बात पर हूड ने अपने लब बुरी तरह काटे थे। जमीन इंतहाई ठंडी थी और नंगे पांव गाड़ी तक जाना हूड की आंखें लबालब पानी से बड़ी थी। इसने नंगे पांव कभी अपने घर के फर्श पर भी पांव नहीं रखा था। आज किस्मत ने इसे क्या क्या नहीं दिखाया था। पापा, हूड ने आंखें मैचे दर्द से सिसकारी बढ़ते पुकारा। अरहाम हूड की दर्द बड़ी सिसकारी सुनता था। इसे आंखें मैचे आंसू बहाता देखकर गुस्से से रुख पलटे इसकी तरफ बढ़ा। अरहाम को अपनी तरफ गुस्से से बढ़ता देखकर हूड अपने आंसू साफ करते खौफ से पीछे हुई थी। नकाहत और अरहाम के डर के खौफ से वो लड़खड़ाई थी। इससे पहले वो गिरती अरहाम ने जल्दी से इसे अपने मजबूत बाहों में बढ़कर इसे गिरने से बचाया था। हूड इसके मजबूत हसार में इसके सीने के साथ लिपट पड़ी थी। वो इसके सीने के साथ लिपट के कपा रहे थे। अरहाम की कुर्बत तो ज्यादा इस पर लड़स तारी करती थी। मुकाबल की इतनी नजदीकी पर इस मासूम जान का घबराना तो बनता था, जो अपनी कुर्बत के जानलेवा लम्हात इस पर अपना वैशी लमस और बेरहम शिद्दत इस तरह निछावर कर चुका था कि सिर्फ इसके कफ्स से रूह परवाज करना रह जाती थी। मतलब बस उसके अंदर रूह निकालना रह गई थी, बाकी तो वो खुद मर चुकी थी। इसके बदन से उठती स्ट्रॉन्ग खुशबू मजीद हूड की नाजुक जान पर कपकपी तारी कर रही थी। अरहाम ने इसका कपकपाना महसूस करके इसकी कमजोरी पर नरमी से अपना हाथ फेरा।
इसका मजबूत मगर नरम हसार महसूस करके हून ने इसके शर्ट को मुट्ठियों में दबोचे इसकी तरफ भीगी निगाहों से बहुत हैरानगी से देखा था। आराम ने इसके गिर्द अपनी बाहें अभी तक लिपटी हुई थी। हूड इसके शर्ट को अपनी दोनों मुट्ठियों में दबोचे एक टक बेयकीन शिकवा के ना निगाहों से देखी जा रही थी, जो बहुत गहरी नजरों से इसके चेहरे पर अपनी नजरें जमाए हुआ था। दोनों की गर्म नरम सांसें एक दूसरे के चेहरे पर बिखर रही थी। हूड के लंबे आबशार की मानंद सिल्की बाल जो इस वक्त थोड़ा सा उलझे से थे, इसके चेहरे और कमर पर बिखरे थे। सुरख मतवरम चेहरा, हसीन पड़ी पेकर चेहरा, गहरी क्रिस्टल गड़ी आंखें जो हर वक्त भीगी रहती थी। वो गहरी सांसें लेते कांपते हुए इसकी शर्ट की मुट्ठियों में दबोचे इससे बेयकीनी निगाहों से बिना पलके चुपाए देख रही थी। वो कब नरमी से इसे थामा था, बेयकीन होना तो बनता था। अरहाम ने बेख्तियारी में हाथ बढ़ाकर इसकी भीगी पलकों पर ठहरी शबनम अपनी उंगली पर चुनी थी। ऊन ने इसकी इतनी नरमी पर आंखें महजते हचकी ली थी। अरहाम ने नरमी से इसे अपने हिसार से लग गया। चलो, अरहाम नरमी से इसकी कलाई थामे दरवाजे की जानिब बढ़ा। दरवाजा खोलने से पहले इसने रुक कर एक नजर फिर से हूड पर डाली थी। हूड ने इसकी शाल को अपने गिर्द अच्छी तरह लिपटा हुआ था। अरहाम ने इसके खूबसूरत चेहरे को नजर बढ़कर देखते हुए अपने दोनों हाथों से नरमी से शाल इसके सर पर ओढ़ी थी। हूड को अंदाजा ही नहीं था कि इसने शाल सर पर नहीं ओढ़ी थी। हूड ने घबराते हुए जल्दी से अच्छी तरह वो शाल अपने सर पर जमाई। अब ठीक है, हूड ने मासूमियत से पूछा। ठीक है, मुंह भी ढक लो। अरहाम ने बखूर इसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए संजीदगी से कहा। कक कैसे? घूंघट ले लूं क्या? हूड ने नासमझी से मासूमियत बड़ा सवाल किया। अरहाम ने इसके मासूमियत बड़े सवाल पर गहरी सांस भरकर रह गया था। वो जितनी खूबसूरत थी इतनी मासूम भी थी। घूंघट निकालने का नहीं कह रहा, निकाब करने को कह रहा हूँ। देखा तो होगा लड़कियों को हिजाब करते हुए। अरहाम ने इसके खूबसूरत चेहरे को देखते अपनी शाल के इसके सर पर फिर से ओढ़ी थी, जो बड़ी होने की वजह से इसके सर से सिरक रही थी। मम, मेरी एक फ्रेंड हिजाब करती थी, मगर वो अबाया पहनती थी जिस पर वो स्टॉलर लेती थी, मगर मुझे नकाब नहीं करना आता, और इस शाल से कैसे नकाब करूं? हूर ने कपकपाते लहजे में पूछा। वो शर्मिंदगी से अरहाम की आंखों में नजरें जमाए हुए थी, जिसकी सुर्खी से इसकी जान जाती थी। आज भी इन आंखों में सुर्खी थी, मगर सर्दपन की जगह थोड़ी नरमी थी। अरहाम ने इसके करीब होते अपनी शाल से इसके चेहरे पर नकाब करते शाल के एक सरे को चेहरे के पास से पकड़ने को कहा। अरहाम के समझाने पर इसने वैसे ही किया, मगर इससे शाल बारी होने की वजह से संभाली नहीं जा रही थी। अरहाम इसकी कलाई पकड़ते बाइट की जानिब बढ़ा। हॉस्पिटल के कॉरिडोर से गुजरते इसका नकाब खुलकर चुका था, बल्कि शाल भी इसके सर से सरक कर कंधों पर आ चुकी थी। हूड का हिजाब खुल जाने पर अरहाम ने इसे सर्द निगाहों से घूर कर देखा था। सामने ही कुछ मर्द आ रहे थे। हूड ने अरहाम की नजरों से घबराते हुए शाल ओढ़ी चाहिए, जो घबराहट में इसके वजूद से भी फिसल कर जमीन से बवस हुई थी। अरहाम का रंग गुस्से से सुर्ख पड़ा था। हूड का फटा हुआ लिबास इसे काफी मुश्तिगल कर चुका था। अरहाम अब इसे अपने हिसार में लेते इसके सामने इस तरह आया था कि इसका नाजुक वजूद इसके चूड़े वजूद में आगे छुप गया था। शाल जमीन से उठाते इसने हूड की गिर्द अच्छी तरह लिपटी, मगर इस पर सर्द सुरख नजर डालना वो भूला नहीं था। हूड घबराते हुए नजरें झुका गई थी। अरहाम इसकी कलाई थामे बाइट की जानिब बढ़ा, मगर अब इसकी गिरफ्त काफी सख्त थी। इसकी कलाई इसकी गिरफ्त में जैसे टूटने वाली होगी हो। वो तेज तेज कदम उठाए आगे बढ़ रहा था। हूड का इसके कदमों का साथ देना बहुत मुश्किल था। वो इसके साथ घसीटती चली जा रही थी। अरहाम ने गाड़ी के पास फ्रंट सीट का दरवाजा खोलते इसे अंदर धकेला तो ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए गाड़ी स्टार्ट की। अरहाम ने थोड़ा आगे जाकर एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकी थी। हूड की तरफ झुका तो हूड, जो पहले ही घबराई थी, वो गाड़ी के दरवाजे की तरफ खिसकी दरवाजे के साथ जा लगी थी। अरहाम ने इसके बाजू पर अपनी गिरफ्त जमाते हुए इसे अपनी तरफ खींचा तो इसके कुशादा सीने से आ टकराई। हूड ने नजरें उठाकर सितमगढ़ को देखा, जिसकी आंखें बेहद सर्द थी। आइंदा मैं तुम्हारे बदन पर यह फटा हुआ लिबास ना देखूं। अगर तुमने गलती से भी ये लिबास पहना, मैं ना सिर्फ इस लिबास के छिचरे करूंगा, बल्कि तुम्हारे बदन के भी इतने छिचरे करूंगा कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। अरहाम ने इसके बाजू पर अपनी गिरफ्त सख्त करते कफीले लहजे में कहा था, मतलब गुस्से वाले लहजे में कहा था। हून ने अरहाम के बर्फीले लहजे पर जल्दी से इस बात में सर हिलाया था। मुकाबिल के लहजे की बर्फ हमेशा इसे अपने अंदर उतरते महसूस होती थी। अपना खून रगों में मुंजमद होता महसूस होता था। बहार है या अबीर से निकाब करना सीखो। अरहाम खानजादा की बीवी हो, अब तुम इज्जत हो मेरी। तुम्हें अब मेरे मुताबिक यहाँ की रिवायत के मुताबिक रहना होगा। आज तो माफ कर दिया, मगर आइंदा तुम्हारा चेहरा ऐसे किसी गैर मर्द के सामने ना खुले। अरहाम ने इसे सख्ती से तंबिया की थी। जी, हून ने आहिस्तगी से कहा। अरहाम ने इसे एक ही झटके से छोड़ा तो वो दरवाजे के साथ जा लगी थी। हून ने जल्दी से शाल सर पर ओढ़ी। अरहाम इसे सर्द नजरों से घूरता गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। रात बहुत गहरी और सर्द हो चुकी थी। अरहाम अपने मुंह पर हाथ फेरते संजीदगी से ड्राइव करते हुए परिजे के मुतालिक सोच रहा था। क्या सच में परिजे को आउट ऑफ कंट्री भेज दिया है, या फिर इसे डोज करने का ये तरीका है? हो सकता है परिजे इधर ही हो, लेकिन कहां? अरहाम ने जबड़े बेचते हुए बेबसी और गुस्से के मिले जुले एहसास के तहत स्टेयरिंग पर जोर से मुक्का दे मारा था। इसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो अपनी बेटी को किसी हाल भी इन लोगों के पास मजीद रहने नहीं दे सकता था। इसे खबर मिली थी आज रात शाहनवाज शहर जा रहा है। इस दौरान इसका शाहनवाज को अगवा करने का इरादा था, मगर अफसोस वो ये ना कर सका। इसके गार्ड्स, इनकी तमाम हिकमत अमली सब कुछ तैयार ही थी, मगर एन वक्त पर हूड को हॉस्पिटल लाना पड़ा।
अरहाम ने ड्राइव करते हुए उचकती सी नजर हूड पर डाली, जो सीट की पुश्त के साथ टेक लगाए सो चुकी थी। अरहाम के गुस्से में शदीद इजाफा हुआ था। अगर हूड वो सब कुछ ना करती, इस पर घटिया इल्जाम ना लगाती, तो आज इसकी परिचय इसके साथ होती। अरहाम ने कहर बंद नजरें हूड पर डालकर गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। अचानक से इसका स्टीयरिंग पर हाथ डगमगाया था। शदीद किस्म की फायरिंग इसके गाड़ी के इतराफ में होना शुरू हो चुकी थी। अरहाम ने स्टीयरिंग पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। फायरिंग की आवाज सुनने हुड़ उठ चुकी थी। अब खौफजदा निगाहों से अरहाम को देख रही थी, जो सुरख चेहरा लिए ड्राइव कर रहा था। फायरिंग शदीद होती जा रही थी। अभी वो लोग बहुत पीछे थे, मगर वो किसी भी लम्हे इन तक पहुंच सकते थे। अरहाम ने अपनी गाड़ी की स्पीड खतरनाक तक हद तक बढ़ाई थी। गाड़ी ऊंचे नीचे रास्तों पर थी। इतनी स्पीड में गाड़ी को संभालना मुश्किल हो रहा था। हूड फायरिंग से डर रही थी। अब गाड़ी को खतरनाक रास्तों पर बुरी तरह दौड़ते देखकर इसका रंग खौफ से मजीद जर्द पड़ा हुआ था। तो खत्म करते हैं हम यहाँ पर अपनी एपिसोड नंबर 20। अगर आप लोगों का अच्छी लगी हो तो अपना प्यार शो करो ना अपने भाई के साथ, मेरी प्यारी प्यारी बहनें और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। अल्लाह हाफिज।